नमस्कार दोस्तों। हाल ही में बजट पेश किया गया है। बजट में डिफेंस सेक्टर में भारत लगातार तीसरा साल है जो कटौती कर रहा है। भारत डिफेंस सेक्टर में जो बजट है वो कम क्यों कर रहा है, और साथ ही साथ दुनिया के टॉप 10 कंट्री का भी जिक्र करेंगे जो बजट पे सबसे ज्यादा खर्च करता है। बजट में डिफेंस पे सबसे ज्यादा खर्च करता है। साथ ही भारत के दो पड़ोसी देश है यानी पाकिस्तान और चाइना का भी कंपैरिजन करेंगे कि कितना उनके पास हथियार और सेना है भारत की तुलना में, कितना बेहतर, कितना कम है और कितना वो डिफेंस पर खर्च करते हैं। इन सारे मुद्दे को समझेंगे डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले डिफेंस बजट में अभी जो 23 जुलाई को एक बजट पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा 6 महीना पहले एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। तो कहा जा रहा है कि जो अंतरिम बजट है उसी का जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है जो पूर्ण बजट अभी पेश किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें सेना को जो खर्च करने के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले थे, जो अंतरिम बजट से मात्र 400 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है। 400 करोड़ रुपया अगर इसको परसेंटेज में काउंट किया जाए तो 0.064% सिर्फ बढ़ोतरी की गई है, यानी कि लगभग उतना ही है। अगर परसेंटेज वाइज बढ़ोतरी की बात किया जाए तो बहुत कम किया गया है, तो यानी कटौती किया जा रहा है। सेना का जो डिफेंस खर्च है, डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें लगातार कटौती किया जा रहा है। लगातार तीसरे साल जो कैपिटल बजट है यानी जिसे हथियार खरीदने और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है उस पर कटौती की गई है। भारत सरकार अपना सबसे ज्यादा जो डिफेंस का जो रेवेन्यू है, डिफेंस का जो सेक्टर हिस्सा है वो सबसे ज्यादा 67.7% खर्च करता है। से तीनों सेनाओं को सैलरी बांटने और पेंशन करने में इतना परसेंट खर्च करता है। सेना को मॉडर्नाइज करने में, नया हथियार खरीदने में भारत बहुत कम ही खर्च करता है। तो आइए समझते हैं कि भारत का जो बजट है डिफेंस सेक्टर में, खासकर भारत का जो डिफेंस सेक्टर में बजट है, ये 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट को बोलते हैं रेवेन्यू बजट। पहले पार्ट को बोलते हैं रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट तो होता क्या है? रेवेन्यू बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिसमें तीनों सेनाओं को सैलरी बांटनी होती है, और इसमें अग्रीवियर की भी सैलरी है और जो भी खर्च आता है वो भी इसमें दिया जाता है। हेल्थ स्कीम, मेंटेनेंस, सर्विस मैन को जो दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, वो रेवेन्यू बजट के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरा कौन सा बजट है? दूसरा है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में क्या होता है? इसमें जो सेना होती है, सेना से जुड़े अहम हथियार खरीदे जाते हैं। कैपिटल बजट में अहम हथियार खरीदे जाते हैं, जैसे कि इसमें सेना को मॉडर्नाइज भी किया जाता है। फाइटर प्लेन, हथियारों की खरीद और मजबूती पर फोकस किया जाता है किसमें? कैपिटल बजट में। और तीसरे बजट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा बजट है हमारा पेंशन बजट। तीसरा बजट है पेंशन बजट। इसमें सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। पेंशन बजट में तीनों सेनाओं का जो रिटायरमेंट सैनिक होते हैं उनको पेंशन दिया जाता है, और जो रिटायरमेंट होने के बाद जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो इसमें दिया जाता है पेंशन बजट में। अब चौथे में आते हैं, चौथे सेक्टर में। चौथा क्या है? चौथा है सिविल बजट। ध्यान रखिएगा, सिविल बजट। इसमें क्या होता है? इसमें जो सेना है, इसमें जो डिफेंस बजट में जो खर्च किया जाता है, इसमें जो बॉर्डर एरिया है, खासकर पाकिस्तान चाइना की बॉर्डर एरिया है, वहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सैनिकों के लिए रूम भी अलाट किए जाते हैं। इन सब सेक्टर्स में जो खर्च किया जाता है, कैंटीन बनाई जाती है सेना के लिए, तो ये सब सेक्टर्स में इन्फेंट्री बनाई जाती है। इन सब सारे सेक्टर्स में जो खर्च होता है वो सिविल बजट के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत का जो बजट है उस बजट को कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चारों पार्ट में तो सबसे ज्यादा किस में खर्च किया जाता है? 67.60% जो रेवेन्यू बजट है उसमें सबसे ज्यादा भारत सरकार खर्च करती है, कुल सैलरी का इतना खर्च करती है। वही आते हैं जो आर्मी है, तीनों सेनाओं में कितना बजट बढ़ाया गया है, 3 साल के अंतर्गत कितना घटाया गया है उसको भी देख लेते हैं। 3 साल में जो सैलरी है बजट बढ़ाया गया है आर्मी के लिए 29% बढ़ाया गया है। वहीं 1.92 लाख करोड़ रुपए सैलरी देने के लिए, 1.27 लाख करोड़ रुपए पेंशन देने के लिए हथियार का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। एयरफोर्स की बात करते हैं तो 3 साल में सैलरी बजट 50% तक बढ़ाया गया है, जिसमें यहाँ पर दिया है कि 46,223 करोड़ रुपए सैलरी के लिए, 13,813 करोड़ रुपए पेंशन के लिए। हथियार के लिए इसमें भी जिक्र नहीं किया गया। और नेवी की बात करते हैं तो 3 साल में सैलरी बजट को 40% तक बढ़ाया गया है। इसमें 32,778 करोड़ रुपए सैलरी के लिए और 7,731 करोड़ रुपए पेंशन के लिए, हथियार खरीदने के लिए नेवी में भी जिक्र नहीं किया गया है।
आइए कुछ गवर्नमेंट की तुलना करते हैं, जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट हो गई, अब फिर उसके बाद ये हो गया यूपीए गवर्नमेंट हो गई, और एनडीए। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस पार्टी का अलायंस है, और एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी का अलायंस है। दोनों ही का तुलना किया गया है कि दोनों डिफेंस सेक्टर्स में सेना को मजबूत करने के लिए कितना ज्यादा खर्च किया गया है। तो इसमें तुलना की गई है कि जो यूपीए सरकार है कांग्रेस के कार्यकाल में, यानी जो मनमोहन का कार्यकाल था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस कार्यकाल में सबसे ज्यादा खर्च मतलब डिफेंस को मजबूत करने के लिए ज्यादा खर्च किया गया है अपेक्षाकृत एनडीए से, यानी कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है। 2004 में 15.40% डिफेंस पर खर्च किया गया था कांग्रेस की सरकार में। वहीं एनडीए में 2014 में खर्च किया गया 13.15, फिर 2005 में 16% है, 16% से वो एबव, और फिर 15 में 12% से एबव है बीजेपी में। 6 में यहाँ पर देख सकते हैं 14%, 16 में यहाँ पर है इतना परसेंट बीजेपी का। मतलब 10 साल का कार्यकाल का तुलना किया गया है बीजेपी और, यानी लगभग 9 साल के कार्यकाल का तुलना किया गया है बीजेपी और जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की अलायंस थी, बीजेपी की अलायंस थी एनडीए, उस पर खर्च किया गया है। तो ये है दोनों का, तो यानी कि कांग्रेस ज्यादा मतलब खर्च की है दोनों को मजबूत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो यूपीए है यानी कांग्रेस का जो ऐलान है, एनडीए के अपेक्षा मतलब एनडीए यानी जो बीजेपी है, यूपीए की अपेक्षाकृत 10% ये सेना पर यानी डिफेंस सेक्टर में कम खर्च किया है। तो ये था दोनों देशों दोनों का कंपेरिजन। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हथियार के रूप में तुलना करते हैं। यहाँ पर ये तो हो गया डिफेंस सेक्टर में खर्च करना है, तो फिर दुनिया के जो टॉप 10 कंट्री है उसके बारे में भी जान लेंगे। पाकिस्तान का जो कुल जितना भी डिफेंस बजट होता है, पाकिस्तान का जितने भी डिफेंस बजट होता है, इसका जस्ट दोगुना, इसका अगर पाकिस्तान का जितना बजट पेश करता है उसका अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जितना आएगा उतना भारत सरकार अपना पेंशन देती है सेना को। यानी कि पाकिस्तान तो बहुत ही कम खर्च करता है। वहीं अगर चाइना की बात किया जाए तो चाइना ज्यादा खर्च करता है भारत की अपेक्षा। तो दुनिया के टॉप 10 कंट्री के बारे में देख लेते हैं जो सेना पर सबसे ज्यादा यानी डिफेंस पे सबसे ज्यादा खर्च करता है। तो नंबर 1 पे आता है यूएसए, यानी अपने जीडीपी, यूएसए जो खर्च करता है 76.5% तक खर्च करता है। वहीं दूसरे स्थान पर सेना पर जो खर्च करता है, डिफेंस पर सेक्टर पर खर्च करता है चाइना 24.7%। वहीं रूस तीसरे स्थान पर आता है 9.1% खर्च करता है, और भारत का नंबर आता है 4th, यानी दुनिया में भारत चौथा ऐसा देश है कि जो सेना पर अपना खर्च करता है, डिफेंस पे खर्च करता है, चौथे नंबर का देश है 6.9। पांचवें स्थान पर आता है सऊदी अरेबिया 6.3, छठवें पर आता है यूके 6.2, सातवें पर आता है जर्मनी 5.5, और फिर यूक्रेन आ गया 8वें पे। जब से यूक्रेन रशिया के बीच में वार चल रहा है, यूक्रेन अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है 5.4%। फिर फ्रांस आता है 9वें पर, फ्रांस 5.1%। जापान आता है 10वें पर। टॉप 10 में सबसे नीचे जापान है, यानी 4.1% अपनी सेना पर खर्च करता है। तो ये था डिफेंस सेक्टर्स के बारे में। और समझते हैं दो मतलब भारत के जो दो पड़ोसी देश हैं, एक है चीन, एक है पाकिस्तान। दोनों देशों के बीच में सेना और ताकत के बीच में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत चाइना के लेवल की बात किया जाए तो भारत सिर्फ रिजर्व सैनिक में चाइना से आगे है, अन्यथा किसी हथियार और सेना के मामले में भारत तो चीन से तो पीछे है, चीन से बहुत ही नीचे है। तो कैसे है, तुलना करते हैं। भारत में जो एक्टिव सैनिक हैं वो 14.5 लाख हैं करीब, वहीं चाइना में 20 लाख है। पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान तो भारत से कम ही है, 6.5 लाख है। फिर वहीं आते हैं रिजर्व सैनिक के बारे में। तो रिजर्व सैनिक भारत में 11 लाख है, चाइना के पास सिर्फ 5 लाख है। वहीं 5.5 लाख तो पाकिस्तान के पास है। डिफेंस बजट में खर्च करते हैं तो 6.2 लाख करोड़ रुपए भारत खर्च करता है, चाइना 24.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। वहीं पाकिस्तान सिर्फ 71,000 करोड़ खर्च करता है, सिर्फ 71,000। ये तो लाख में है, ये सिर्फ हजार में है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात किया जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में भारत के पास 2296 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहीं चाइना के पास 3304 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं पाकिस्तान के पास 1434 एयरक्राफ्ट कैरियर है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात किया जाए तो भारत के पास सिर्फ 606 है, पाकिस्तान सॉरी चीन के पास 2566 है। यानी कि लगभग अगर किया जाए तो 4 गुना चाइना के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है भारत से अधिक है। वहीं पाकिस्तान 387 है। हेलीकॉप्टर के मामले में भारत 869 है,
चाइना है 913 है, पाकिस्तान 352 है। टोटल टैंक की बात किया जाए तो भारत के पास 4614 है, चाइना के पास टोटल 5000 है, पाकिस्तान के पास 3742 है। सैन्य वाहन की बात किया जाए तो भारत के पास 1.5 लाख है, चाइना के पास 1.7 लाख है, पाकिस्तान के पास मात्र 50,000 है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात किया जाए तो भारत के पास भी 2 हैं और फिर चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2। एयरक्राफ्ट कैरियर को कह सकते हैं कि एक चलता फिरता आइलैंड है जिस पर बहुत सारे फाइटर प्लेन रखी जा सकती है, वहां से उड़ाई जा सकती है, बहुत सारे हथियार और सैनिक इस पर ले जा सकते हैं, मतलब ले जा सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर किसी देश की ताकत को भी दर्शाता है, यानी पाकिस्तान के पास 0 है। सबमरीन की बात किया जाए तो भारत के पास 18 है, चाइना के पास 61 है और पाकिस्तान के पास 8 है। ये था दोनों देशों के बीच में कंपेरिजन कंपेरिजन था कि कितना पावर है, कितना हथियार है, कितना खर्च करते हैं। और आइए भारत के पास जो मेक इन इंडिया वो फोकस किया गया है, आईएनएस विक्रांत और स्वदेशी लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर हैं ये तैयार किए गए। जो आईएनएस विक्रांत है इसकी क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, इसका वजन है 45,000 टन, 45,000 टन इसका वजन है। फिर आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वारशिप है, जो विक्रांत है भारत में बना सबसे बड़ा वारशिप है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 262 मीटर की लंबाई है, अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो सिर्फ चौड़ाई इसकी 62 मीटर है, लंबाई इसकी 262 मीटर, चौड़ाई इसकी 62 मीटर से। इस पर 30 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, 30 जो फाइटर प्लेन होते हैं उसको इस पर तैनात किया जा सकता है। इस पर मात्र 3 सेकंड में टेक ऑफ कर सकते हैं, टेक ऑफ मतलब उड़ सकते हैं, किसी जगह जाकर अटैक कर सकते हैं। इसे बनाने में 20,000 रुपए का खर्च आया है, 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है किसे बनाने के लिए, आईएनएस विक्रांत। आइए दूसरा चलते हैं, एलसीए लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। देश में बना पहला स्वदेशी लड़ाकू लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स यानी एलसीए प्रचंड है, जो 2022 और 23 में इंडियन एयरफोर्स में इसे शामिल किया गया है। यह दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और फ्यूल्स के साथ 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। यानी कि यह दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो हथियार और फ्यूल के साथ मतलब कि 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर भी टेक ऑफ कर सकता है। अगर 16,000 फीट की ऊंचाई है तो वहां भी ये आसानी से उतर सकता है, वहां से उड़ भी सकता है। इसकी खासियत इतनी जबरदस्त है। फिर आते हैं आईएनएस सूरत। इंडियन नेवी 2 नए स्वदेशी वारशिप आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को मिल गया है। इस वारशिप में सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन और सरफेस टू एयर यानी जमीन से हवा में हमला करने में जो मिसाइल है वो इस पर तैनात हो सकती है, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी पर। फिर आईएनएस निस्तार है, आईएनएस निपुण है। निस्तार और निपुण दोनों ही डाइविंग सपोर्ट वैसल है यानी युद्धपोत है। इसका इस्तेमाल पनडुब्बी के गहरे समुद्र में डूबने के दौरान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए जो इक्विपमेंट लगे हैं 80% तक स्वदेशी रूप से जो हथियार हैं वो इसमें लगाए गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और भी क्या है हथियार भारत के पास। C-295 है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी खासियत है यह भारतीय वायुसेना के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक है। इसे टेक ऑफ करने के लिए ज्यादा दूरी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 844 मीटर की जरूरत पड़ती है। इतना रनवे रहेगा तब ये जाकर टेक ऑफ होगा। और फिर वहीं लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई में लगभग 934 मीटर का अगर रनवे रहेगा तो वो यहाँ से आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। यह एयरक्राफ्ट 6 टन का पेलोड अपने साथ ले जाने में सक्षम है और करीब 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह पूरी तरीके से स्वदेशी हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट कैरियर से भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं एयरक्राफ्ट है यानी C-295। इसे रनवे की अधिक आवश्यकता पड़ती है, भारत का पूरी तरीके से स्वदेशी है। 6 टन तक पेलोड्स यानी हथियार अपने साथ ले जा सकता है। आइए अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बात करते हैं। ये मिसाइल भारत की बहुत ताकतवर है। इसकी रेंज जो अग्नि 3 है 3,000 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती है, अग्नि 4 4,000 किलोमीटर तक की दूरी और अग्नि जो 5 है 5,000 किलोमीटर तक दूरी का जो टारगेट है उसे हिट कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ बढ़ेंगे। यह मिसाइल्स एयर लॉन्च वर्जन का एंटी शिप वर्जन है जो करीब 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को मारने में ये सक्षम है, ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं पांचवी आईएनएस वागीर के बारे में। कलवरी सीरीज की पनडुब्बी आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल हो गई है। 67 मीटर लंबी है। यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 67 मीटर है। अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो 21 मीटर ऊंची है। ऊंचाई की बात किया जाए तो 21 मीटर ऊंची है।
पानी के ऊपर इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में ये चल सकती है, और पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी पानी के अंदर यह और तेजी से इसकी रफ्तार है। आईएनएस बागीर की, जो भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। आगे आते हैं। भारत जो एक्सपोर्ट करता है, ध्यान रखिएगा, भारत सबसे ज्यादा जो हथियारों का एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे ज्यादा भारत पोत यानी जो शिप होते हैं उनसे बेचता है। 61% भारत का जो हथियार एक्सपोर्ट होता है डिफेंस सेक्टर में, वो पोत होता है। फिर 14% सेंसर, 20% एयरक्राफ्ट कैरियर, आर्म व्हीकल 2.8%, आर्टिलरी 1.1% और अदर हथियार। और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक डाटा है 2016 से 17 से अब तक 11 गुना भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। डिफेंस एक्सपोर्ट मतलब कि जो रक्षा भारत के पास हथियार होते हैं वो बढ़ा है। और आने वाले सालों में सेना को मिलेंगे स्वदेशी लाइट टैंक और माउंटेन गन्स। जोरावर टैंक भारत को मिलने वाले हैं। जोरावर जो टैंक है ये भारत को मिलने वाले हैं। डीआरडीओ इसे 6 जुलाई को सूरत स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है। 25 टन वजनी जोरावर टैंक 2027 तक इसे 2027 तक शामिल कर लिया जाएगा। कहां पर? भारतीय सेना में। फ्यूल इन्फेंट्री कम्बैक्ट व्हीकल्स, इसे भी शामिल जल्दी ही कर लिया जाएगा। माउंटेन गन सिस्टम भी है, माउंटेन गन सिस्टम भी है। इसकी क्या खासियत है? 300 माउंटेन गन सिस्टम की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय मंजूरी दे दी है। इसकी लागत करीब 75,000 करोड़ रुपए आएगी। इसे एक गाड़ी पर फिट किया जा सकता है। मुश्किल रास्तों पर चलने वक्त भी ये आसानी से टारगेट को शूट कर सकता है। अगर जो एमजीएस है यानी कि माउंटेन गन सिस्टम है, अगर आप रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी है तो भी आप अगर जहां भी निशाना लगाते हैं तो ये अपने निशाना से हटता नहीं है, सीधा अटैक कर सकता है। इसका बैलिस्टिक हेलमेट भी है। बैलिस्टिक हेलमेट, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात जो सैनिक हैं उनको 80,000 बैलिस्टिक हेलमेट दिया जाएगा। इसकी खासियत क्या है? अगर AK-47 हथियार से अगर सेना के ऊपर अटैक किया जाता है तो भी जो बैलिस्टिक हेलमेट है, इसको जो इसके द्वारा AK-47 द्वारा जो गोली दागी गई है उसको आसानी से रोक सकता है। तो ये सेनाओं को बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये बढ़ा सकता है। तो ये था डिफेंस सेक्टर के बारे में, भारत ने खर्च कम कर दिया है। फिर उसका दुनिया के टॉप 10 देशों के बारे में समझा कि जो हथियारों पर जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, और भारत का और दो उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन का जो हथियार कंपैरिजन है उसके बारे में भी तुलना की। तो ये था डिफेंस बजट से संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।